हाय फ्रेंड्स। तो इरेडा यानी कि वो कंपनी जो आज की तारीख में सबसे हॉट कंपनीज में से एक मानी जाती है, उस पर एक नई इंफॉर्मेशन है जो आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और दोस्तों, इरेडा क्या सचमुच में ज्यादा तेज भाग चुकी है या तेजी आने वाले समय में भी देखी जा सकती है? इलेक्शंस का क्या फर्क पड़ सकता है इरेडा पे, और लॉन्ग टर्म में ये किस प्रकार का रिटर्न कमा के आपको दे सकती है? सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इसी वीडियो में इसी जगह मिलने वाले हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए पूरा देखिए तभी आपको फायदा मिलेगा। वीडियो पूरा देखिए, कुछ नया सीखिए और एक समझदार इन्वेस्टर बनिए। शुरू करते हैं दोस्तों इरेडा का सागरनॉमिक्स। हमेशा की तरह से ही आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सबसे पहला काम आपको करना है कि अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए और आपको सारी जानकारी, ताजा इंफॉर्मेशन तुरंत मिलती रहे। चलिए दोस्तों, जानते हैं इरेडा के बारे में कि क्या सबसे पहले जानेंगे कि वो क्या अपडेट है, क्या नई खबर है जो इसमें आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों, नई खबर ये है जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इरेडा को एक नया ऑर्डर मिलने वाला है। नई फंड रेजिंग की प्लानिंग इरेडा की चल रही है और उसके बाद से इसमें हमने एक रैली भी देखी है। अब ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यहां ये लिखा हुआ है, ये है खबर, बस अभी 3 दिन पहले की खबर है कि इरेडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA, इसने क्या किया है, इसके जो बोर्ड है उसकी मीटिंग होने वाली है 28 मार्च को, और उसमें ये लोग प्लान करने वाले हैं 24,200 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग का। अब देखिए, ये फाइनेंस कंपनी है जो कि इंडिया के रिन्यूएबल सेक्टर के जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंसिंग में मदद करती है। चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो हाइड्रो एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, जो भी फॉसिल फ्यूल से फ्री, यानी कि जो आपके जो पेट्रोलियम पर आधारित, कोयले पर आधारित जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसको छोड़ करके बाकी की चीजों से रिन्यूएबल एनर्जी बनने वाले जो सोर्सेज है, चाहे विंड हो, चाहे सोलर हो, चाहे वाटर हो, इन सब के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उन सबको फाइनेंस करने में IREDA का इंपॉर्टेंट योगदान है। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं खबर, उसका मतलब यह है कि 28 मार्च यानी जल्दी ही इस पर एक मीटिंग होने वाली है इसके बोर्ड की, और वो ये डिसाइड करेंगे बोर्ड मेंबर्स कि 24,000 करोड़ रुपीस प्लस 200 करोड़ और ये अगले साल के लिए ये लोग रेज करने वाले हैं। तो फंड अगर इनके पास में आएगा तो ये ज्यादा प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर पाएंगे। अब फंड किस तरह से जुटाना चाहते हैं दोस्तों? ये जुटाना चाहते हैं इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड्स। ये बॉन्ड्स इश्यू करेंगे, टर्म लोन्स इशू करेंगे, कमर्शियल पेपर्स जो CP होते हैं ना, कमर्शियल पेपर्स शॉर्ट टर्म के लिए, वो ये लाना चाहते हैं मार्केट के अंदर, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही तरह के जो मार्केट्स है उसके लिए ये इनका प्लान है। अब अभी आपको पता है कि 75% जो शेयर होल्डिंग है इरेडा में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। ये तो चाहते थे कि पूरी रख लें, लेकिन बात यह है ना कि अभी जो रूल बना हुआ है उसके मुताबिक इनको 75% के नीचे अपनी शेयर होल्डिंग को लाना पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ अपनी शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट किया। पर क्या इससे शेयर की क्वालिटी पे कोई असर पड़ा? क्या इनके बिजनेस पे कोई असर पड़ा? तो बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस में उतना ही दम है जितना पहले था, और ये आने वाले लंबे टर्म के लिए दोस्तों एक बड़ा अच्छा डार्क हॉर्स साबित हो सकती है। एक अच्छी खासी रैली देने की संभावना इस शेयर में अगले कई सालों तक मौजूद रहने की संभावना है। देखते हैं जरा इसके बैकग्राउंड पे, इसके बेसिक्स पे नजर डालते हैं एक बार। बेसिक्स पर आप देखें तो यहां पर दोस्तों ये इसकी जो बैकग्राउंड, इसकी जो डिटेल्स है वो है, आप देख सकते हैं 142 रुपीस की इसकी प्राइस चल रही है। और ये जब ये 26 मार्च को रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, तो उस टाइम पर दोस्तों ये 2% बढ़ा है सेम डे। और ये बढ़ा इसीलिए क्योंकि वो जो बोर्ड मीटिंग होने वाली है ना, उसके स्पेकुलेशन में बढ़ा हुआ है, ये उसके एंटिसिपेशन में बढ़ा हुआ है। ये इसमें एक चीज है। देखिए दोस्तों, ये कंपनी 1987 में बनी हुई है, और उसमें एक्चुअली ये मिनी रत्ना है, कैटेगरी 1 की जो मिनी रत्ना जो गवर्नमेंट के जो टॉप कंपनीज है उनमें से एक है। साथ में दोस्तों इसमें अगर आप फंडामेंटल्स की बात करोगे तो 38,000 करोड़ रुपीस की इसकी मार्केट कैप है। 215 रुपए हाईएस्ट गया था 52 वीक्स के अंदर,
और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ज्यादा टाइम लिस्टिंग को हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इसने इक्विटी पर जो रिटर्न है वो 15% दिया है, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। कंपनी ने क्या काम अभी नहीं किया है, वो है डिविडेंड दिया नहीं है अभी तक इसने। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज जोरदार बताना चाहता हूं यहाँ पर, ये देखो ध्यान से, गवर्नमेंट का ना इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, 75% के आसपास गवर्नमेंट की इसमें शेयर होल्डिंग है। तो ये मान करके चलिए कि जैसा बीपीसीएल और बाकी जितनी भी एसबीआई या जितनी भी कंपनीज है, चाहे आईआरएफसी हो, गवर्नमेंट की जो पीएसयूज है ना, उनमें गवर्नमेंट कैसे से करके ना डिविडेंड निकलवा ही लेती है। तो इसमें भी डिविडेंड निकलवा लेगी। और क्यों निकलवा लेगी? क्योंकि 100 रुपए का अगर गवर्नमेंट ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो दोस्तों 75 रुपीज तो गवर्नमेंट की ही पॉकेट में जाने वाले हैं, क्योंकि शेयर होल्डिंग उनकी है 75% के आसपास। इसलिए गवर्नमेंट कब चाहेगी कि ये कंपनी डिविडेंड ना दे, तो बहुत जल्दी इसको प्रॉफिटेबल बना करके, इसका खूब सारा प्रॉफिट जनरेट करके गवर्नमेंट पुश करेगी इसको कि भाई साहब डिविडेंड दो आप। और इस तरह से गवर्नमेंट की खुद की आय बढ़ती रहेगी बिना अपना स्टेक सेल किए हुए, यानी अपनी शेयर होल्डिंग को कंपनी में कम किए बगैर गवर्नमेंट पैसा कमाएगी। ये टारगेट है नेक्स्ट गवर्नमेंट का, मैं आपको बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा। ये चुपचाप साइलेंटली ये चीजें चल रही है और आने वाले दिनों में इसका असर आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अभी भी दिख रहा है, अभी भी गवर्नमेंट की आय में करीब 40,000 करोड़ के रुपए की आय जो है वो डिविडेंड पर बेस्ड है। सो आप समझ सकते हैं, जो पहले 22,000 करोड़ होती थी, 40,000 करोड़ की इनकम गवर्नमेंट की डिविडेंड के थ्रू है। सो अब आप समझ सकते हैं कि इरेडा को भी डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जो 25% जो शेयर होल्डर्स हैं, आपके हमारे जैसे जो लोग हैं, उनको भी उसका फायदा मिलेगा। चलिए आगे देखें, इसके नंबर्स पे नजर डालते हैं। तो यहां देख सकते हैं दोस्तों कि प्रोमोटर की होल्डिंग ऑब्वियसली 75% है। पायोस की स्कोर 6 है, जो काफी अच्छा है। मतलब इस कंपनी को, फाइनेंस कंपनी को देखते हुए इट्स अ गुड नंबर। आगे अगर हम इसके रिजल्ट्स पे नजर डालें तो देखिए काफी अच्छा रनअप दिया था इसने, एक अच्छी खासी रैली शो की थी। उसके बाद में दोस्तों अगर हम देखें तो करीब करीब ये 1 साल का अगर पीरियड लें तो यहां ये फरवरी के बाद से इसमें लगातार गिरावट आती जा रही है, पर फिर भी ये अपने जो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है उससे ऊपर है प्राइस। तो वो अभी हम टेक्निकल्स पे बात करेंगे जब हम उसको देखेंगे, बट फिलहाल फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो कंपटीशन तो इसका आईआरएफसी, पीएफसी, आरईसी इन सब से है ही, आईएफसीआई से, बट सबका अलग अलग टारगेट मार्केट है। और नंबर्स की जहां तक बात है दोस्तों, तो ये देखिए, ये 869 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था, बढ़कर के 1143 करोड़ हुआ, फिर 1253 करोड़, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है। अब फाइनेंसिंग मार्जिन देखो, ये है असली कमाई। सेल बढ़ना इज नॉट कमाई, सेल बढ़ना मतलब बिजनेस बढ़ना, प्रॉफिट बढ़ना मतलब कमाई बढ़ना, और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना मतलब शुद्ध जो मुनाफा जो जेब में जाता है उसकी परसेंटेज बढ़ना। तो ये पहले 100 रुपए पे 28 रुपीज कमाते थे, फिर 39 रुपीज तक पहुंचे, अभी ये 31 रुपीज पे है। इसका मतलब 31% मार्जिन इज रियली गुड फाइनेंस के वर्ड में, जहां पर एक एक पाई पाई के लिए बैंक्स आपस में कॉम्पीट करते रहते हैं। कहते हैं ना, कोई 6.25 रेट दे रहा है, रेट ऑफ रिटर्न, कोई 6.35 दे रहा है, और आपस में वो एडवर्टाइज कर रहे हैं कि मेरी ज्यादा है, मेरी ज्यादा है। उस केस में, उस फील्ड में अगर कोई 31% रिटर्न कमाता है तो अंतर आप समझ सकते हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके एनपीएस की। तो देखिए एनपीएस कम किया है इसने 4.24 से 3.08, ये ग्रोस एनपीएस, लेकिन थोड़े से हल्के से राइज हुए हैं रिसेंटली। अभी वाला नंबर आना बाकी है, देखते हैं किस तरह से पेन आउट करेंगे, बट नेट एनपीएस अभी भी कंट्रोल में है। सो हालांकि ये और कम हो सकते हैं, गवर्नमेंट जरूर कोशिश करेगी इसकी। बहरहाल हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट की बात करें, एनुअल रिजल्ट्स की, तो आप देख सकते हैं 2020 करोड़ रुपए से, और ये 2019 से, और अभी 3034, मतलब 400 करोड़ रुपए, ये इसकी ग्रोथ है। कितने साल में? 5 साल के अंदर। मतलब एक्चुअली देखा जाए तो 4 साल ही हुए हैं अभी तक। और उसके बाद में इसमें जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। उसके बाद में अगर आप देखें, डिविडेंड कंपनी ने 1 रुपए का डिविडेंड नहीं दिया अभी तक, 1 रुपए का। सो जो लोग डिविडेंड में इंटरेस्टेड है उनको तो अभी तक ये अच्छा नहीं लग रहा होगा स्टॉक, पर आने वाले दिनों में आपको डिविडेंड भी इसमें देखने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों इसके अंदर की जो शेयर होल्डिंग है, तो आप देख सकते हो 75% किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। अब मैं दिखा देता हूं आपको, आप यकीन तभी करोगे। देखिए 75% भाई साहब किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एफआईआई के पास में इसका 1.88% है, और डीआईआई ने 4% के आसपास रखा है। सिर्फ 18-19% हम जैसे, आपके जैसे पब्लिक के पास में है। तो ये दोस्तों इसका एनालिसिस है। अगर आप बात करेंगे इसकी, अभी की जो जनवरी का जो कॉन कॉल हुई थी,
उसके बेसिस पे इसके नंबर्स को हम देखें तो वो जरा मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये तो इसकी यात्रा है, ये किस तरह से आगे ग्रो कर रही है, कंपनी आगे बढ़ रही है। यहां देखिए तो देखिए जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी फाइनेंसिंग का जो एनवायरनमेंट है पूरे ग्लोब पे बढ़ रहा है, मतलब पूरी दुनिया में। और सबसे ज्यादा कहां बढ़ रहा है वो देखिए, सबसे ज्यादा दोस्तों बढ़ रहा है सोलर पे। तो सोलर 2019 में आप ये देखिए ये 500 के आसपास था गीगावाट्स पूरे वर्ल्ड वाइड, और फिर ये बढ़ते 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 और ये पहुंच गया करीब 1500 गीगावाट के आसपास में। और जबकि जो आपकी सेकंड है ये विंड एनर्जी है, उसका भी कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। और जो आपकी ये है हाइड्रो पावर, उसका भी कंट्रीब्यूशन इसका पहले से ज्यादा था, लेकिन इसमें ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है। और बाद में बचती है बायो एनर्जी, जिसका छोटा सा कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ये ओवरऑल आप देखेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी 2030 तक 11,000 गीगावाट तक लेके जाने की संभावना है, जो अभी 1500-2000 के आसपास में है। फिर बात करते हैं 100+ कंट्रीज के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस चल रहा है। मतलब आप ये देखिए कि अभी हम बात करते थे ना सऊदी अरबिया से और वहां से यूएई से, तो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो वो तो ऑयल बेस्ड कंपनी है, वहां पर भी सोलर पार्क्स डेवलप हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं फ्यूचर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का ही है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल बनाने वाली कंपनियों का दिन खराब आ जाएंगे, नहीं नहीं। देखो ये वो चीज है जो चल रही है, ये चीज है जो आने वाली है। दोनों के बीच में ना टाइमलाइन अभी कुछ इमीडिएट नहीं है, कुछ वर्षों का टाइम, 5-7 साल का टाइम तो लगेगा ही। आप तो 10 ईयर्स रफली लेकर के चलिए। यहां हम देखें इसके अंदर तो नंबर्स हमने देख लिए कि क्या क्या चीज चेंज हुई है। ये ऐसे कह रहे हैं कि ग्रोस एनपीए इज एट 2.90% एज कंपेयर टू 4.24। तो देखिए जो हमने नंबर देखे थे ना यहां पर, ये नंबर इसका मतलब अपडेटेड नहीं है। यहां ग्रोस एनपीए जो थे वो हमें नजर आए थे, ग्रोस एनपीए हमें नजर आए थे इसके अंदर कितने, 3.13। लेकिन इसमें जो लेटेस्ट वाला रिजल्ट है ना वो इंक्लूडेड इसमें नहीं है। तो लेटेस्ट रिजल्ट आपको दिखेगा यहां पर, जहां मैं आपको बता रहा हूं कि 4.24 को कम करके ये 2.9% लेके आ गए। सो वो एक अपने आप में अच्छा पॉजिटिव साइन है, ठीक है। नेक्स्ट नेट एनपीए जो थे वो भी 1.52% है, यानी पहले ये होते थे 2.03%। नेट एनपीए क्या होते हैं, ग्रोस एनपीए क्या होते हैं, इनके ऊपर दोस्तों काफी वीडियोस इन डिटेल्स को मैंने कवर किया उनमें। फिर भी आप चाहोगे तो मैं आपको डिटेल्स अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। बट मोटा मोटा ये मानिए कि एनपीएस वो होते हैं जो कि लोन देने के बाद में वापस पैसा नहीं आ रहा है, यानी एक 90 डेज के बाद में पैसा नहीं आ रहा है, इंस्टॉलमेंट वापस नहीं आ रही है, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स माना जाता है। और उसकी जब प्रोविजनिंग कर देते हैं, मतलब हम ये मान लेते हैं कि भाई ये पैसा तो रिकवर होगा ही नहीं, जब कंपनी ये मान करके और कुछ पैसा उसको बेड लोन के तौर पे साइड में कर देती है, प्रॉफिट में से हटा देती है, तो फिर जो एनपीए बनते हैं ना उनको कहते हैं नेट एनपीए। सो नेट एनपीए का कम होना इज अ गुड नंबर। फिर देखें यहां पर देखें हम लोग तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये नंबर सारे हम लोगों ने देख लिए हैं उस साइड में। आगे देखें इसमें तो देखिए एक्सपेंसेस की बात करें तो इनकी सबसे बड़ा एक्सपेंस कहां से आ रहा है, इनकी सबसे बड़ी चीज है फाइनेंस कॉस्ट जो 60% बढ़ी है। अब दोस्तों ये नेगेटिव है, ये पॉइंट क्या है, ये नेगेटिव है कि फाइनेंस की कॉस्ट बढ़ने का मतलब है कि इनको जिस सस्ते दाम पर पहला पैसा मिल रहा था वो अब इतने सस्ते दाम पे नहीं मिल रहा है। तो देखिए 60% ग्रोथ हुई है, तो इनको अब ये सस्ते दाम पे, अब आप देखिए ना, अभी आपने जो न्यूज देखी है उसका असर देखिए, सस्ते दाम पे पैसा कहां से उठाएं, इसलिए ये बॉन्ड्स, सीपी और ये सारे जो कमर्शियल पेपर वगैरह लेके आ रहे हैं। और मैंने बताया था डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों जगह। तो इंटरनेशनल मार्केट में जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, ये वहां से पैसा जुटाने की कोशिश करेंगे और वहां से कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा लाएंगे और अपने यहाँ के जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको ये ज्यादा इंटरेस्ट पर उसको फाइनेंस करेंगे उन प्रोजेक्ट्स को, और मार्जिन अपना अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। दिस इज हाउ द स्ट्रेटेजी ऑफ दिस कंपनी लुक्स लाइक। सो दोस्तों ये ओवरऑल इसके फंडामेंटली आप देख सकते हैं। बाकी नंबर्स अभी लेटेस्ट जो नेक्स्ट क्वार्टर है उसमें हमको और पता पड़ जाएगा। हाँ, यहां आप देख सकते हैं कि ये कंपनी रेवेन्यू को किस तरह से स्प्लिट कर रही है, यानी कि इसके जो बाइफर्केशन है अलग अलग प्रोजेक्ट्स का वो कैसा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं इसमें दोस्तों कि जो सोलर एनर्जी है वो एक मेजर चंक है इनका, सबसे बड़ा 30% जो स्प्लिट है, जो लोन्स इन्होंने बांटे हैं वो सोलर एनर्जी को दिए हैं, 30% के आसपास सोलर एनर्जी। फिर 21% विंड एनर्जी, जैसे सुजलोन एनर्जी वगैरह, मतलब इस टाइप की और बहुत सारी कंपनी जो गवर्नमेंट के खुद के विंड के प्रोजेक्ट्स वगैरह चलते थे, 21% इन्होंने लोन दिए हैं विंड एनर्जी को। 17% जो है वो स्टेट यूटिलिटीज,
राज्यों की जो यूटिलिटीज होती है उनको 13% पैसा गया हाइड्रो पावर को। तो जो जल ऊर्जा वाले यानी कि जो वाटर एनर्जी वाले हैं उनको 13%, इथेनॉल 3% इन्होंने इथेनॉल को भी दिया है। अगर आपने सुना हो दोस्तों कुछ टाइम पहले, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इथेनॉल की मतलब इथेनॉल को बूस्ट किया जाएगा और पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा उसका, यानी अप टू 20% और उसके ज्यादा का भी टारगेट है। नितिन गडकरी जी ने काफी डिटेल में इसके बारे में बात करी है। इथेनॉल से जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो पेट्रोलियम की कम हो जाती है और हमारा जो इंपोर्ट बिल है, यानी इंडिया के लिए जो हम लोग पेट्रोल मंगवाते हैं, पेट्रोलियम मंगवाते हैं, उसमें हमारी जो है लागत जो है उसमें कमी आ जाती है। सो इसलिए इथेनॉल को भी पेट्रोल में मिक्स करने के लिए जो IREDA है उसने 3% योगदान अपना लोन्स के थ्रू दिया है। सो आई थिंक, और बाकी डिटेल्स दोस्तों बहुत लंबी है, हम लोग इस पे पूरी डिटेल्स पर अभी तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कभी का आप कहोगे लंबा वीडियो आपको पसंद आएगा तो मैं जरूर इस पे बात करूंगा। अच्छा, आगे चल करके टेक्निकल्स देखते हैं दोस्तों इसके, लेकिन टेक्निकल से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि दोस्तों अभी भी ना ये देखने में आ रहा है कि लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। दोस्तों यहां ना आपकी थोड़ी सी यहां आपको ये चीज पे काम करना चाहिए। 10,000 व्यूज आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये 10,000 व्यूज है, उसके अगेंस्ट में सिर्फ 984 लाइक्स, यानी 10,000 लोगों में से अगर 1,000 लोग भी लाइक नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों क्या फायदा है। मैं कहता हूं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सबको लाइक करना चाहिए, है कि नहीं। और अगर वीडियो खराब है तो दोस्तों मुझे बताइए क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या आप चाहते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स को ध्यान से पढ़ता हूं, साथ में उसमें अपनी रिसर्च डाल करके और बेटर करने की कोशिश करता हूं। लेकिन दोस्तों ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है कि 10% से भी कम यानी कि लाइक रेशियो, ये थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि हम हर वीडियो को जिसको देख रहे हैं, आपको अगर कुछ नया सीखने को मिला, लाइक करना ही है उसको। लाइक करने से ना ये जानकारी जो है वो अधिकतर लोगों तक YouTube पहुंचाता है। तो आप सोचिए, रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन अगर आपके दोस्तों, जानकारों या किसी भी व्यक्ति तक पहुंचती है और उसका मान लो कोई फायदा होता है या कोई नुकसान होने से बच जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको दिल से दुआ देगा। और पता है ना, दुआओं में तो दवाओं से भी ज्यादा ताकत होती है। तो उम्मीद है आप सब लोग शेयर करोगे और लाइक जरूर करोगे हर वीडियो को। चलते हैं वापस हमारे वीडियो पर, टेक्निकल्स पे। तो इरेडा का जो टेक्निकल एनालिसिस है दोस्तों वो आप देखेंगे यहां पर। तो यहां आप देख सकते हैं कि सीपीआर जो है ना उसने रेंज थोड़ी क्लोज की है और मूविंग एवरेजेस जो है वो क्रॉस हो रहे हैं आपके किसके ऊपर, कैंडल स्टिक्स के। तो थोड़ा सा अभी भी इसमें प्रेशर बाकी है। और यहां देखिए मेजर सपोर्ट लेवल है इसका, मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 141 पे, उसके बाद में ये टच कर रहा है। अब यहां से दोस्तों ये बाउंस हो सकता है। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे थोड़ा कम है, RSI की डायरेक्शन पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ आपको चलती हुई थोड़ी सी नजर आ रही है, ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि ये रेजिस्टेंस अगर तोड़ने के बाद प्राइस 150 तक जाती है तो दोस्तों फिर ये आपको 178 के लेवल भी आराम से दिखा सकती है। और अगर मीडियम टर्म की बात करें तो 200 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। पर ये यहां से अगर बाउंस होती है, क्योंकि बाउंस हो भी सकती है, लास्ट में एक डोजी बनती हुई आपको दिख रही है, ये जो है ना दिस इज अ डोजी। तो डोजी का मतलब होता है कि कंफ्यूजन, समझ नहीं आ रहा बायर्स को, सेलर्स को क्या करें इसमें। तो यहां अगर कुछ भी नेगेटिव न्यूज बिल्टअप होती है तो ये 130 तक आराम से 130 125 तक स्टॉक जा सकता है और एक तरह से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो दोस्तों ये ध्यान में रखते हुए और आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। और साथ में ये मैं आपको डिस्क्लेमर एक देना चाहता हूं कि ये वीडियो ना एक तरह से टोटली एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन हमारी तरफ नहीं है। हमारी तरफ से हम चाहते हैं कि आप वीडियो देख करके एजुकेशनली स्ट्रॉन्ग हो, स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छे से समझें और फिर अपना डिसीजन ले। सो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कुछ इंफॉर्मेशन आपको इसमें अगर और चाहिए होती है, जो भी आपको फीडबैक है, अच्छा फीडबैक है, जो अच्छा लगा है कमेंट्स में जरूर मुझे बताइए। आपके सारे कमेंट्स में पढ़ता हूं, कभी कभी वीडियोस में आप में से कई मित्रों के कमेंट में डिस्कस भी करता हूं, तो वो करिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों अब भी लाइक करिए, क्योंकि मैंने काफी अच्छे से समझाया कि क्यों लाइक करना। लाइक इसलिए करना ताकि अधिकतर अच्छे लोगों तक ये पहुंचे अच्छा कंटेंट। और साथ में व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह पर भी शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए नीचे बटन है, इसी वीडियो में नीचे शेयर का बटन है, वहां क्लिक करिए और व्हाट्सएप की कम्युनिटीज, ग्रुप्स, टेलीग्राम वगैरह पे सब जगह पे शेयर करिए। दोस्तों वीडियो को चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। और हाँ, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। इलेक्शन के टाइम पे थोड़ा अलर्ट रहिएगा, वोलेटिलिटी काफी हो सकती है स्टॉक मार्केट में, पैनिक नहीं करना है, घबराना नहीं है। स्टे कूल, हैप्पी एंड एंजॉय योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।